इस हाई वोल्टेज एक्शन के साथ चुनावी प्रचार भारतीय जनता पार्टी ने किया था हैदराबाद में, उसका असर दिख रहा है। पुराने मिजाज से निकलते हुए बीजेपी म्युनिसिपल चुनाव में बढ़त लेती हुई दिखाई दे रही है। बहुमत का आंकड़ा अभी तक के रुझानों के मुताबिक, हमारे साथ कई खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, लेकिन तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको उस चुनाव प्रचार की जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कमान संभाली। जिस तरह से उन्होंने प्रचार को आगे ले जाने के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी मैदान में उतरे, फिर गृह मंत्री पहुंचे। अभी तक के रुझान साफ संकेत देते हुए कि उस हाई वोल्टेज इलेक्शन कैंपेन का असर दिख रहा है। दक्षिण के लिए क्या ये बहुत बड़ा दरवाजा कर्नाटक के अलावा साबित होगा बीजेपी के लिए, इसी पर नजर है। और पश्चिम बंगाल की राजनीति क्या इससे प्रभावित होगी? जिस तरह से मुस्लिम बहुल ये हैदराबाद शहर माना जाता है, वहां पर अगर इस तरह की परिस्थिति बीजेपी पैदा कर पाती है तो ये एक बड़ी चुनौती आने वाले वक्त में। लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखाते हुए शुरुआत कर रहे हैं। ये आंकड़े हैं, 83 पर बीजेपी आगे है और 38 पर, लगभग आधे पर टीआरएस का होना भी बहुत बड़ा संकेत है। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव भाटिया बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ेंगे, संगीत रागी जी, आशुतोष जी, संजय कुमार जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हैं हैदराबाद, जिससे शहर की पहचान है उस चार मीनार के आगे, लेकिन उसी के एक दीवार से लगे हुए भाग्य लक्ष्मी मंदिर के इर्द गिर्द बीजेपी अपनी चुनावी धुरी को खड़ा कर पाने में अभी तक चित्रा कामयाब दिख रही है। बिल्कुल सही कहा अंजना आपने कि कम से कम ऐसा लग रहा है अभी तक के जितने भी रुझान सामने आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अलग जगह थी इस जगह से उसमें कामयाबी मिल रही है। देखिए हमारी बातों के साथ ही अब यहाँ पर आरती का भी कार्यक्रम शुरू हो चुका है और बाहर भारी भीड़ आप जैसा कि भक्तों की देख पा रही हैं। और आपको बता दें कि उत्तर दक्षिण में जो पिलर है उसी से सटा हुआ बिल्कुल ये भाग्य लक्ष्मी मंदिर, और यहाँ पर दूर दूर से आज सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़, चूंकि आज शुक्रवार का दिन है और इस समय देखिए आरती हो रही है और आरती के लिए भारी तादाद में यहाँ पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा है। कुल मिलाकर इस भाग्य लक्ष्मी मंदिर में आकर अमित शाह ने जो आशीर्वाद लिया और उसके बाद अपनी जो चुनावी कैंपेन की उन्होंने शुरुआत की थी, ऐसा लग रहा है कि उसका असर दिखता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ लोगों से जब आप बातचीत करेंगे, देखिए बीजेपी ने जिस तरह का कैंपेन किया है वैसा कैंपेन लोकल चुनावों में इसके पहले कभी नहीं हुआ। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने दिग्गजों के जरिए जो बड़ा मैसेज न सिर्फ हैदराबाद बल्कि पूरे के पूरे तेलंगाना में देने की कोशिश की है, उससे वो कामयाब नजर आ रही है। और यकीनन अगर आज बीजेपी यहां पर बड़ी बढ़त हासिल करती है, अगर वो, हालांकि रुझान है शाम तक नतीजे कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अगर यही रुझान ट्रेंड में बदलते हुए चले गए और आखिरी जो रिजल्ट है ऐसे सामने आए तो यकीनन उसके लिए बहुत बड़ा फायदा होगा। और 2023 में जो तेलंगाना का इलेक्शन होना है, न सिर्फ तेलंगाना के लिए बीजेपी यहाँ पर मजबूत हो जाएगी बल्कि इसके अलावा आंध्र प्रदेश और दक्षिण का दरवाजा भी, केरला का जिक्र यहाँ पर बीजेपी के नेता बार बार करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए अमित शाह से जब पूछा गया था, लगातार जब वो जीते हुए चले आ रहे थे तो उनसे पूछा गया कि क्या ये बीजेपी का स्वर्णकाल है, जितनी तेजी से बीजेपी जीत रही है, तो उन्होंने दो राज्यों का नाम लिया था, पहला पश्चिम बंगाल और दूसरा केरला। उन्होंने कहा था कि जब तक इन दोनों जगहों पर बीजेपी नहीं जीतती है तब तक उसका स्वर्णकाल नहीं आएगा। और यकीनन अगर मुस्लिम बहुल इलाके में ध्रुवीकरण के जरिए ही, भाग्य लक्ष्मी मंदिर के साथ ही जिस तरह बीजेपी अपने कैंपेन में आगे गई, अगर इसी के जरिए भाग्यनगर के नाम पर चुनाव वो लड़ती है और जीत हासिल करती है तो इसका पूरा असर बाकी हिस्सों में भी देखने को मिलेगा। और बीजेपी के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि, क्योंकि एक महीने पहले तक अंजना अगर आप हैदराबाद आए तो कोई भी ये नहीं कहता कि बीजेपी इतनी बड़ी बढ़त 2016 में जो सिर्फ 3 सीटें जीतती है वो 2020 आते आते इस तरह की लीड हासिल कर लेगी, इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। एक बार फिर से मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। देखिए 12 बज रहे हैं इस वक्त, लेकिन यहाँ का चूंकि अलग मिजाज का ये शहर है, भाग्य लक्ष्मी मंदिर में 12 बजे इस वक्त आरती चल रही है अंदर और भारी भीड़ यहाँ पर श्रद्धालुओं के बाहर दिखाई दे रही है। यकीनन ये वो लोग हैं जो आस्थावान हैं, जो दूर दूर से सिर्फ चार मीनार और उसके आसपास के हिस्सों से नहीं बल्कि पूरे हैदराबाद में अलग अलग हिस्सों से होते हुए यहाँ पर पहुंचे हैं। और इसी वजह से इस जगह को चुनने का अपने आप में बहुत बड़ा रिलेवेंस था। इसी वजह से अमित शाह ने यहाँ पर आकर पहले दर्शन किया, एक बड़ा मैसेज दिया और उसके बाद देखिए इसका भी अपना अलग ही महत्व है। चूंकि ये स्थायी मंदिर नहीं है, स्थायी मंदिर
बनाने की दिशा में काम शुरू हुए थे, लेकिन 2012 में यहाँ पर कंट्रोवर्सी के बाद हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर आ गया, जिसके बाद ये अस्थायी मंदिर है। लेकिन इसकी मान्यता इतनी ज्यादा है कि न सिर्फ तेलंगाना से आसपास के हिस्सों से लोग भारी तादाद में यहाँ पर आते हैं माता रानी के दर्शन और पूजन करने के लिए। दिलचस्प और महत्वपूर्ण ये भी होगा, देखिए 6 महीने के अंदर 5 राज्यों में इलेक्शन है, जिनमें सबसे बड़ा है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जीतने के लिए पूरा जोर बीजेपी लगा रही है। उसके बाद 2022 की अगर हम बात करें, 2022 में उत्तर प्रदेश, आपने पश्चिम बंगाल को छू ही दिया है, तो गौरव भाटिया आ गए हैं। गौरव भाटिया से पूछ लेते हैं कि हैदराबाद से अगर भाग्य खुलेगा तो पश्चिम बंगाल में भी उसका असर होगा कि नहीं होगा। गौरव भाटिया, और साथ ही साथ यहां तो ओवैसी थे, ओवैसी के साथ आपकी नूरा कुश्ती हुई तो टीआरएस को पटकनी पड़ गई। बंगाल में क्या कीजिएगा, वहां ओवैसी कहां है? रोहित जी, सबसे पहले तो देखिए, दूसरों की बैसाखियों पर नहीं चलते हैं, हम अपनी क्षमता पे दौड़ते हैं और एक संदेश पूरे भारत में जाएगा। आजाद के इस चुनाव को गली नुक्कड़ का चुनाव। सर आवाज नहीं आ रही है ठीक से, माफी गौरव जी, ठीक से सुन नहीं पा रहे, इसको दुरुस्त कर लेते हैं जरा। अब हो गई, हाँ, अब देखिए बोल के आवाज ठीक है जी, अब ठीक है, बोलिए। धन्यवाद रोहित जी। मैं शुरुआत करना चाहता हूं कि धन्यवाद देते हैं हम ग्रेटर हैदराबाद जो क्षेत्र पड़ता है वहां के नागरिकों के और वोटर के। अभी ये रुझान है, लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। स्पष्ट ये हो गया है कि कोई चुनाव छोटा नहीं होता है। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि हम वहां की जनता का विश्वास जीतने जा रहे हैं और कोई चुनाव गली नुक्कड़ का नहीं होता, जैसा वहां पार्टियां कह रही थी। दूसरी बात आपने कहा नूरा कुश्ती। देखिए, अभी अंजना जी कह रही थी बॉक्सिंग रिंग, तो उनके ही इलाके में घुस के नॉकआउट किया है। और क्यों नॉकआउट किया है मैं आपको बताता हूँ। हमें किसी और की बैसाखियां नहीं चाहिए रोहित जी और अंजना जी। हम लोग अपनी क्षमता पे दौड़ते हैं, आम जनता से जुड़ के कार्य करते हैं और हमारे लिए चुनाव मायने नहीं रखते, हमारी विचारधारा मायने रखती है। किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा गया? पहला, विकास। नरेंद्र मोदी जी का जो गुजरात मॉडल है, अब दक्षिण भारत भी कह रहा है इलू इलू, हमें विकास चाहिए नरेंद्र मोदी जी का। दूसरी बात, जो वंशवाद वहां दिखाई देता है, एक ही परिवार पूरा का पूरा ग्रेटर हैदराबाद तेलंगाना लूट लेगा, क्यों भाई? गरीबों का क्या होगा? और तीसरा, सांप्रदायिक राजनीति। जो लोग कह रहे थे तुम्हारी नस्ल खत्म कर दें, उस विकास वाले मॉडल में अब हैदराबाद को भाग्यनगर बनाना भी शामिल है। उस विकास मॉडल में आप लोगों ने ओल्ड हैदराबाद में सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे, ये भी शामिल कर दिया है। उसी में आपने कह दिया कि ओवैसी जिन्ना के अवतार है। तो अब तो आपका विकास मॉडल ऐसा है जिसमें ये बातें ज्यादा दबदबे के साथ होती हैं। शायद उनकी आवाज अब नहीं आ रही है। नहीं, अंजना जी आप सुन पा रही हैं? जी जी, सुन पा रहे, बोलिए। अंजना जी, देखिए, विकास का मतलब नहीं है कि हिंदू अस्मिता की बात नहीं होती। और मैं आपको अभी उदाहरण दे रहा था कि पूरी की पूरी नस्ल खत्म कर देंगे। इतनी किसी की हैसियत नहीं है कि हमारी नस्ल खत्म कर दे। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम 15 करोड़ हैं, 100 करोड़ पे भारी हैं, इसका जवाब दिया है। और हाँ, हम लोग चाहते हैं कि सौहार्द बना रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बुद्ध सब एक साथ रहें, विकास की बात करें। लेकिन प्राथमिकता एक धर्म विशेष को क्यों दी जाती है? ये गलत है, ये संविधान के विपरीत है। और इसीलिए जिन्होंने कानून फाड़ा था संसद के पटल पे, आज जनता ने उनकी राजनीति को फाड़ दिया। श्रवण जी हैं हमारे साथ अभी। श्रवण जी जवाब देंगे इसका। श्रवण जी, यहाँ पर तो ईवीएम का भी रोना कोई नहीं रो सकता है, पेपर बैलेट से वोटिंग हुई है। ठीक है, लोग वोट जिनको चुनना चाहते हैं उनको चुन लेते हैं। मगर जैसा गौरव जी ने बताया कि और आप भी टिप्पणी दी थी उससे पहले आपकी पहली बयान में कि सर्जिकल स्ट्राइक वाली बात आगे लाए थे और यानी एमआईएम का ऑफिस को तोड़फोड़ करने की बात कर रहे थे और भाग्यनगर हैदराबाद का नाम बदलने की बात किए थे। मगर कोई डेवलपमेंट नैरेटिव अनफॉर्चुनेटली ना एमआईएम लाई है सामने, या नहीं भारतीय जनता पार्टी भी लाई है। दूसरी बात है, इतना बड़ी बात कर रहे बीजेपी नेता लोग आज भ्रष्टाचार के खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी लड़ेंगी। पिछले 7 साल में आप किया क्या? आप डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे आप उनका मदद, टीआरएस का मदद लिए थे।
जीएसटी के टाइम पे उनका मदद लिए थे, प्रेसिडेंट इलेक्शंस के टाइम पे उनका मदद लिए थे, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शंस के टाइम पे उनका मदद लिए थे, एंटी फार्मर बिल्स लाए जब भी उनका मदद लिए थे। और पिछले 7 साल में 1000 बार हम लोग जो है सो पूछे कि ईडी राइट्स होते हैं, सीबीआई राइट्स होते हैं, कर्नाटका में इधर उधर होते हैं, मगर टीआरएस के कोई नेता के घर पे नहीं हुआ आज तक। इसका मतलब है ये अंदरूनी रिश्ता था कल तक। आज जो है सो एक वैक्यूम महसूस किया, उस वैक्यूम में उन लोग कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी डेवलपमेंट नैरेटिव के जरिए नहीं, सिर्फ लोगों की भावनाओं को भड़का के जो है सो भाग्यनगर जैसी मुद्दा सामने लाके जो है सो लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। जब उनको वोट मिले तो या तो ईवीएम खराब है या फिर जनता मैनिपुलेट हो गई। आप यही समझाते रहिए 2 आउट ऑफ 150 आने पर। एक ब्रेक, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपके पास आ रही हूँ श्रवण जी, आ रही हूँ। आपको समझना होगा, आईने में देखना होगा। वहां का खोट से अगर आपको सीटें मिल जाती तो बहुत आसान होता है। आपको जरा सुना देते हैं अभी तक चुनावी प्रचार में जो जो बातें कही गई हैं और जो जो हावी रहे हैं मुद्दे चुनाव प्रचार में, सुनिए। तो यहाँ पर शहीद हुए उन बलिदानियों का भव्य स्मारक बना करके इस नगर को एक बार फिर से भाग्यनगर के रूप में बदल करके इसका जो लोग आज भी निजामशाही के पदचिन्हों का अनुसरण करके यहाँ के नागरिकों का शोषण कर रहे हैं, यहाँ के विकास को बाधित कर रहे हैं, यहाँ पर भ्रष्टाचार फैला करके यहाँ के आम जन की भावनाओं को रोकने का कार्य कर रहे हैं। जो शख्स जिस शहर को निस्बत हैदर कर्रार से है, उस शहर के नाम को तब्दील करने की बात कर रहा है। इंशाअल्लाह ताला उनकी नस्लें खत्म हो जाएंगी, नाम तब्दील नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। मगर जब कोई ये कह रहा है तो इसका हमको नोट लेना है। Every single illegal person inside the country will be removed out. There is no doubt about it. Let OIC not live in his Disneyland, dreamland. Every single illegal Rohingya that he tries to protect, we will throw all of them out. చెప్తున్నా సున్నా అక్బరుద్దీన్, एक बार बीजेपी का गवर्नमेंट आंदे, तेरे को, तेरे भाई को, तेरा पूरे MIM पार्टी को मेरे जूते के पास लगा दो, मेरे जूते के नीचे लगा दो, समझा? एक बार बीजेपी का गवर्नमेंट तेलंगाना में आंदे, तेरी जिंदगी भर मेरी जूती के नीचे गुजरता। इस रैबिड इस्लामिज्म MIM को वोट देना नेशन के इंटरेस्ट में नहीं है। MIM रोहिंग्याओं के नामों को डाल रही, अब तो अफगानियों का भी जिक्र हो गया माशाअल्लाह। माने हम जो है रोहिंग्या के नाम आ गए, अफगानी आ गए, पाकिस्तानी आ गए। अरे कहां ये बात साफ जाहिर कर रही है कि बीजेपी फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुकी है, बुखलाहट का शिकार हो चुकी है, और बीजेपी इस बल्दिया के इलेक्शन में अपनी शिकस्त को तस्लीम कर चुकी है इंशाअल्लाह। Friends, please think about this. Why this municipal elections is of national importance. If you vote for OIC here, OIC becomes strong in Maharashtra. If you vote for OIC here, OIC becomes strong in Bihar. If you vote for OIC here, OIC becomes strong in a Muslim locality in Karnataka. If you support OIC here, OIC will become strong in Uttar Pradesh. And what does OIC mean? Who is OIC? OIC is Muhammad Ali Jinnah's new avatar. We must defeat him. अब किसी एक चेपीदे शोरबे ने कह दिया कि मजलिस के जो सदर हैं वो जिन्ना हैं। आप ये देखिए कि इलेक्शन बल्दिया का हो रहा है, ना बरखी के बारे में बात, ना लाइट या स्कूल का इंतजाम के बारे में बात। अगर इन तमाम लोगों को कोई मर्द नजर आता है तो असदुद्दीन ओवैसी नजर आता है। जितना इस मुल्क पर माथे पे तिलक लगाने वाले का हक है, उतना ही सर पे टोपी पहनकर चेहरे पे सुन्नत पालने वाले का भी है। इस मुल्क पर पगड़ी पहनने वाले ईसाई का भी,
सिख का भी है, गले में सलीब लटकाने वाले ईसाई का भी है, पारसी का भी है। ये मुल्क किसी की एक की बाप की जाति नहीं है। एक टीआरएस और एमआईएम आर टू फेसेस ऑफ द सेम कॉइन। आप ऐसे टॉस कर दो, हेड्स भी आए टेल्स भी आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हेड्स आई विन, टेल्स यू लूज, यही होता है। आइए आपको लिए चलते हैं। आसिम वकार साहब इस वक्त हमारे साथ एआईएमआईएम के प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं। वकार साहब, अभी शुरुआती रुझान ही है, सुबह के 12 बज रहे हैं, बल्कि मिड आफ्टरनून जिसे कहिए, लेकिन क्या भाग्यनगर वाले हावी होते दिख रहे हैं हैदराबाद वालों पर? नहीं, ऐसा नहीं है। हैदराबाद है और वहाँ सभी हैदराबाद वाले हैं। भाग्यनगर वाले उत्तर प्रदेश में, तो मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश वाले जो हैं वो हैदराबाद वाले जो हैं उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्लियर डिवीजन हो गया है मतलब हैदराबाद में? कोई डिवीजन नहीं है, किसी तरह का कोई डिवीजन नहीं है। रिजल्ट आने दीजिए, अभी आप लोग को जो डिवीजन दिख रहा है वो दिखना बंद हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस हमेशा यही कहती है कि आप दोनों अपनी अपनी धार्मिक पहचान वाली राजनीति करते हैं, आपको हैदराबाद और विकास से लेना देना नहीं होता, एक दूसरे के पूरक बन गए हैं बीजेपी और एआईएमआईएम। देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो बुनियाद है वो 1957 में पड़ी। भारतीय जनता पार्टी उस वक्त नहीं थी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो एजेंडा 1957 में था, हैदराबाद का डेवलपमेंट, हैदराबाद की तरक्की, आज भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसी एजेंडे पर है। फखरे मिल्लत साहब ने बुनियाद डाली थी, जनाब वाहिद ओवैसी साहब ने। उनका जो एजेंडा था, आज उनके ग्रैंडसन जनाब असद ओवैसी साहब, अकबर ओवैसी साहब उसी एजेंडे पे कायम है। और कांग्रेस भी 10 साल तक एमआईएम के साथ रही। इंदिरा गांधी मोहतरमा जो थी वो खुद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऑफिस दारुस्सलाम चल कर गई थी। तो अब आप ये बता दीजिए कि जब राहुल गांधी जी की दादी वहां गई थी, राजीव गांधी जी की वालदा वहां गई थी, तो क्या उनको नहीं मालूम था कि हमारा एजेंडा क्या है? हमारा एजेंडा उस वक्त भी तरक्की का था, आज भी तरक्की का है। श्रवण जी, इसका जवाब दीजिए। कांग्रेस पार्टी, ये सही बात है कि एमआईएम के साथ यूपीए गठबंधन में उन लोग भी शामिल थे। इसका मतलब ये नहीं है कि आज जो मजहब के नाम पर जो लोगों को भड़काने वाली भाषण जो दे रहे थे, इनफैक्ट आपको भी याद दिलाना चाहता हूं कि जब किरण कुमार रेड्डी साहब ने यूनाइटेड आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री था, आपने जो गौरव जी की बात किया था ना इससे पहले कि वो 15 मिनट पुलिस को हटाइए, हम जो करना करके बताएंगे बोल के, उसका खिलाफ में कड़ी सी कड़ी कार्रवाई जो करी है वो कांग्रेस पार्टी की हुकूमत ने की। बहुत असदुद्दीन ओवैसी साहब को और अकबरुद्दीन को दोनों अंदर डाल दिए थे, कांग्रेस पार्टी ने जेल भिजवाया था। मगर आज तक बीजेपी एक बार भी लोगों एमआईएम के खिलाफ इतनी बड़ी बड़ी भाषण करते हैं, मगर एक बार भी उनके खिलाफ से कार्रवाई किया नहीं है। हम पा रहे हैं कि जेल पहुंचवाया ओवैसी ब्रदर्स को। मैं जवाब देना चाह रहा था, इजाजत दे दीजिए जनाब जी। बोलिए वकार साहब। देखिए, बहुत मैं कांग्रेस के जो लीडर बैठे हैं इनसे कहना चाहता हूं कि आपने कार्रवाई अकबर ओवैसी साहब के खिलाफ भी की, आपने कार्रवाई लालू यादव के खिलाफ भी की, जेल भेज दिया, लेकिन आप कभी कार्रवाई बाल ठाकरे के खिलाफ नहीं कर पाए। ना आपने कभी कार्रवाई मस्जिद गिराने वालों के खिलाफ की, ना आपने कार्रवाई कभी गुजरात में नरसंहार करने वालों के खिलाफ की। आप कार्रवाई नहीं करते हैं सर। आप सबसे बड़े हिंदू मुसलमान के जन्मदाता हैं। आपने हमेशा उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जिनसे आपकी राजनीति को खतरा लगा, जिनसे आपको लगा कि ये एक की बात करेंगे, एक की बुनियाद पे, यूनिटी की बुनियाद पर राजनीति करेंगे। कहाँ बीजेपी से भिड़ना था, आप तो श्रवण जी पर ही पड़ गए। जो राजनीति में गंदगी करते थे वो आज भी जिंदा है, सलामत है। श्रवण जी वो कह रहे हैं आप ही जननी हैं ये मुस्लिम तुष्टिकरण, हिंदू तुष्टिकरण वाली राजनीति के।
चलो भैया, भाई, आप अभी बताइए, तो आपने साबित बात हो गया, कितनी कार्रवाई? ये साबित हो गया, अभी तो साबित हो गया, एमआईएम बीजेपी का अंदरूनी रिश्ता तो अभी साबित हो गया। जिस तरीके से एमआईएम ने हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, उससे यह साबित होता है कि बीजेपी एमआईएम अंदरूनी रिश्तेदार है। इसी वजह से कहीं भी जाओ, बीजेपी जहां जहां जाती है उसके साथ में इन्हें भी जाता है, हॉटडॉग के जैसा। भाटिया जी बेचैन हो रहे हैं। भाटिया जी, मेरा सवाल है, ऐसा तो नहीं कि सुबह आपने जो भाग्यनगर का नामकरण कर दिया, शाम को नतीजा फाइनल होते होते वो वापस हैदराबाद हो जाए? दे रहा था, अब अच्छा लग रहा है, बताइए। भाटिया जी, मैं ये पूछ रहा हूँ, सुबह से जो भाग्यनगर का नामकरण कर दिया था, ऐसा तो नहीं शाम होते होते वापस हैदराबाद हो जाएगा? क्योंकि ये बैलेट से वोटिंग हुई है और बैलेट काउंटिंग चल रही है। देखिए रोहित जी, हमें उम्मीद है कि हम सबसे बड़ी पार्टी भी बनेंगे और मेयर भी हमारा होगा, लेकिन नतीजे कुछ भी आए, एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, हम ये नहीं कहेंगे कि धांधली हो गई बैलेट पेपर में और जैसे कांग्रेस कहती है ईवीएम खराब हो गई। देखिए, बड़ी विनम्रता से कहेंगे, जब फल लगता है तो वो फलदार शाख लचकती है, झुकती है, और ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी है। हम जनता का आभार जरूर व्यक्त करेंगे, लेकिन एक दो बातें मैं बता दूं। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि देखिए ये ABCD टीम है। अरे मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस कोई टीम ही नहीं है, इनकी तो बैसाखियां भी चली गई हैं, ये तो दौड़ भी नहीं पाते हैं। 2 सीटों की पार्टी, और इनका मैनिफेस्टो उठाइएगा। जब विधायिका के चुनाव हुए थे तो वहां सांप्रदायिक राजनीति करते हुए इन्होंने ऐलान किया था कि मस्जिदों में हम मुफ्त बिजली देंगे। क्यों हिंदुओं की बात क्यों नहीं करी, सिखों ईसाइयों की क्यों नहीं करी? दूसरी बात, इससे पहले कि आप करेक्शन में कर देना चाहती हूँ, एक करेक्शन कर देना चाहती हूँ, मेयर बनेगा नहीं, मेयर बनेगी। आगे से आप लोग मेयर बनेगी ही बोलिएगा, क्योंकि इस बार महिला को ही बनना है, रिजर्व्ड है ये मेयर की कुर्सी, एक महिला को ही जाएगी हैदराबाद में। तो ये करेक्शन कर लीजिएगा गौरव जी। अंजना जी, बनेगा बनेगी जेंडर न्यूट्रल होते हैं ये सारे पद, मैं आपको बता रहा हूँ। संविधान में भी देखिए और जो एक्ट होता है उसमें भी ये जेंडर न्यूट्रल है। लेकिन अगर आपके चेहरे की मुस्कान रहती है ये कहने से कि मेयर बनेगी, तो मैं 5 बार कहूंगा सीट रिजर्व्ड है वुमन, सीट रिजर्व्ड है सर वुमेन कैंडिडेट के लिए। बिल्कुल सही बात कह रही हैं। मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि आपकी मुस्कान बनी रहे, और अच्छी बात आपने बताई, फिर बनेगी ही कहेंगे। सर हमारी मुस्कान के लिए नहीं, संविधान के लिए कहिए। चलिए आगे बढ़िए। ठीक है, अच्छा अब AIMIM का उत्तर दे देते हैं। देखिए, सांप्रदायिक राजनीति का प्रतीक किस तरह से जहर घोला जाता है, वही जहर इनको खत्म कर रहा है। इनके नाम में मैं बार बार कहता हूँ मुस्लिमीन है, हटाएं तब तो संविधान की बात करें। और दूसरी बात, आप याद करिए नोटबंदी में कहते थे कि ये ATM जो है मुसलमान इलाकों में नहीं है। जब शहीद हो जाते हैं जवान तो भाटिया जी, रुझान बता दूं ताजा आपको, बहुत अच्छा नहीं लगेगा आपको। 67 बहुत बड़ा पर आ गई बीजेपी, घटकर TRS 53 पर हो गई बढ़कर, और AIMIM भी इतनी देर में बढ़कर 20 पर हो गई। आप इससे खुश रह सकते हैं कि कांग्रेस अब भी 2 पर ही है और तब भी 2 पर ही थी। फिलहाल तक की ये स्थिति है, और जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, देखिए TRS 54 हो गया, बीजेपी 65 हो गई और 64 हो गया बीजेपी इतनी देर में ही, जब मैं और आप बात कर रहे हैं और मैं आपको ताजा रुझान की जानकारी दे रहा हूं। देखिए वकार साहब की मुस्कान बड़ी होती जा रही है गौरव जी, और आपके लिए चिंता की लकीरें हैं। 141 रुझान है, उसमें 64 पर बीजेपी को बढ़त, 56 पर TRS, अब 63 बीजेपी और 56 TRS हो गया। AIMIM 20 पर है। गौरव जी अब बोलिए। धन्यवाद। देखिए रोहित जी, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा हुआ कि आपने ये प्रश्न इन रुझानों से पहले पूछा था मुझसे। मैंने कहा था जनता जो फैसला करेगी हमारे सर आंखों पर, हम लोग कोई ऐसा जो है बात नहीं कहेंगे जिससे कि EVM खराब है, बैलेट में ये हो गया, दांते हो गई। दूसरी बात, मैं इतना ही कहूंगा, ये विचारधाराओं की लड़ाई है। हमारी 4 सीटें थी, 63 पे पहुंचे, ये भी एक बहुत बड़ी जीत है, और हमें उम्मीद है इससे ज्यादा सीटें अभी हमारी हो जाएंगी जब परिणाम आएंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट हो गई है कि TRS जिसकी सीटें कम हुई है, AIMIM इनकी सांप्रदायिक राजनीति, वंशवाद की राजनीति को जनता ने नकार दिया है, और ये लड़ाई जारी रहेगी। ये जो ये नतीजा नहीं है, ये रुझान है, ये आज खुल रहा है। अभी भी ये रुझान ही है, ये नतीजा नहीं है। नतीजा शाम तक आएगा। आशुतोष, नतीजा यही आए या नतीजा पलट के फिर वैसा ही आए जैसा कि पिछली बार था, उसमें बीजेपी को थोड़ी बढ़त मिल जाए, AIMIM या TRS को थोड़ा घटा नुकसान हो जाए उसका। क्या इस पूरी राजनीतिक बिसात से असल में बंगाल के लिए तैयारी नहीं की गई है? देखिए, ये कुछ मैसेजिंग वहां के लिए नहीं हुई है कि यहां से? मैंने शुरू में इस बात को कहा था कि ये महज एक
संयोग नहीं प्रयोग है। और इस बात के लिए बीजेपी की दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने पूरी ताकत झोंकी इस वहाँ पे और ये देखने की कोशिश की कि अगर इस तरीके से हम चुनाव लड़ें तो क्या यहाँ के चुनाव को बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते। अभी जो फिगर्स आपके स्क्रीन पे दिखाई पड़ रही है, अगर ये फिगर स्टेबल कर जाते हैं, कंसोलिडेट हो जाते हैं, तो निश्चित तौर पर वो अपनी तरकीब में, अपने प्रयोग में कामयाब है। लेकिन एक बात हमको मानना पड़ेगा कि बाहर जो बंगाल का चुनाव होगा उस पर हैदराबाद का कोई बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन वहाँ पर अगर ओवैसी जाते हैं और ओवैसी जाने के बाद उसी तरीके की पॉलिटिक्स करते हैं जिस तरीके की पॉलिटिक्स उन्होंने बिहार के अंदर की है, तो यकीन जानिए कि वहाँ का चुनाव भी बहुत हैरत अंगेज होगा, इंटरेस्टिंग होगा और कुछ चौंकाने वाले नतीजे भी आ सकते हैं। एक चीज समझना चाहता हूं, इस देश का एक बड़ा तबका जो कि राजनीतिक विश्लेषण करता है, मतलब इसको अपने पर मत लीजिएगा, फिर मत कहिएगा कि निजी हमला हो रहा है, ठीक है, लेकिन बड़ा तबका, हो सकता आप वैसा मानते हो सकता ना भी मानते हो, वो ये क्यों मान के चलता है कि ओवैसी को हैदराबाद से बाहर नहीं जाना चाहिए, ओवैसी को बिहार में चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, ओवैसी को यूपी में चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, ओवैसी को बंगाल में चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि वो लड़ेगा तो बीजेपी को फायदा हो जाएगा। नहीं देखिए, कोई भी हिंदुस्तान के संविधान के हिसाब से आप कहीं भी चुनाव लड़ सकते हैं। एक जमाना था धरती पकड़ 72 जगह चुनाव लड़ते थे, कोई नहीं रोकता था उनको ना। सवाल इस बात का नहीं, सवाल ये कि आपकी मंशा क्या है और आप किस मंशा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। आप जिस आंध्र प्रदेश में, जिस हैदराबाद में हैं, वहां तो आप सारी सीटों में चुनाव लड़ते नहीं है, वहां पर आप अपनी सरकार बनाने की कोशिश करते नहीं है। लेकिन आपको बिहार में चुनाव लड़ना है, आपको वहां भी चुनाव लड़ना है। बातें आप अरविंद केजरीवाल से नहीं कहते थे जब दिल्ली का चुनाव जीता था उन्होंने, जब आप अरविंद केजरीवाल के साथ थे, माफी चाहता हूं इस बात को उद्धृत करने के लिए, ये भी निजी हमला नहीं है क्योंकि आप मान रहे हैं इसलिए बेहतर बता सकते हैं। आप उनको नहीं बताते थे कि भाई पहले दिल्ली पे कंसंट्रेट कर लो, यूपी में, उत्तराखंड में, पंजाब में, फिर बाद में अपन तैयारी कर लेंगे, हरियाणा में आपने पहले ही कैंडिडेट उतार दिए थे, नहीं रोकते थे क्या? देखिए, क्या वो भी धरती पकड़ थे कि हर जगह लड़ेंगे? जीतने के अलावा क्या मंशा है? मैं आज आम आदमी पार्टी में नहीं हूं। हाँ, नहीं है, ठीक है, लेकिन आम आदमी पार्टी वहां पे जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, मुस्लिम के नाम पे, हिंदू के नाम पे, ब्राह्मण के नाम पे, क्षत्रिय के नाम पे चुनाव लड़ने नहीं गई थी। उसको लग रहा था कि 2015 की विधानसभा चुनाव में जो अभूतपूर्व जीत मिली है उसके आधार पे उनका एक अखिल भारतीय एक परसेप्शन बना है, जिसकी वजह से गोवा में भी यहीं से चर्चा आगे ले चलेंगे। रागी साहब, यहीं से आगे बढ़ाएंगे। जो पॉलिटिक्स है, ये खतरनाक पॉलिटिक्स। आप सीमांचल में इसलिए गए क्योंकि आप मुस्लिम ब्रेक के बाद, पक्का ब्रेक के बाद, वादा ब्रेक के बाद, थोड़े से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। आप देखते हैं रुझानों के मुताबिक जो फर्स्ट राउंड में सामने है, आइए आपको जल्दी से वो आंकड़े दिखा देते हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि तस्वीर कैसे पलट रही है। ग्रेटर हैदराबाद चुनाव में अब कांटे की टक्कर साफ दिखाई दे रही है। पहले दौर की मतगणना पूरी होने के बाद रुझान बदल गए हैं। टीआरएस ने बहुत तेज बढ़त बढ़ाई है और 56 सीटों पर, अब बल्कि 59 सीटों पर टीआरएस आगे हो गई है, बीजेपी 60 पर, यानी कि बराबर की टक्कर। एआईएमआईएम 20 सीटों पर आगे और कांग्रेस 2 सीट पर इस समय आगे चल रही है। ये तस्वीर टीआरएस नंबर 1 बन गई है 60 सीटों के साथ। 60 सीटों के साथ नंबर 1, 61 और बीजेपी 58 सीटों पर इस समय नंबर 2 की पार्टी हो गई है। कांग्रेस 2 और एआईएमआईएम 20 सीट पर आगे। इस वक्त का ये रुझान और असीम वकार, आपका आना आपकी पार्टी से ज्यादा टीआरएस के लिए लकीरा, और बीजेपी वाले सुबह से कह रहे हैं ये फ्रेंड्स एंड फैमिली वाला गठबंधन का चुनाव है, लड़ भले अलग अलग रहे। असीम वकार सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। देखिए, आसिम वकार जैसे बहुत लोग हैं हैदराबाद में। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को ये समझना चाहिए था कि हैदराबाद में टीआरएस ने और एमआईएम ने जो काम किया है, जनता उसको नकार नहीं सकती है। अभी जब हैदराबाद में सैलाब आया, बारिश हुई थी, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ अगर कोई लोग दिख रहे थे सड़कों पर, तो वो नंबर 1 पर एमआईएम के लोग दिख रहे थे, नंबर 2 पर टीआरएस वाले दिख रहे थे, कांग्रेस कहीं नहीं थी, बीजेपी के लोग कहीं नहीं थे। लेकिन अगर उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा वोट परसेंटेज बढ़ रहा है, तो हैदराबाद के लोगों का, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी क्यों वोट दिया है मुझे नहीं पता, लेकिन जो लोग काम नहीं कर सकते हैं उनको अगर वोट दिया जा रहा है तो ये मैसेज गलत जा रहा है। चलिए आपके पास वापस आए, गौरव भाटिया के पास भी चलेंगे। उसके पहले टीआरएस की नेता के कविता, उनसे आज तक ने बात की है, वो क्या कह रही हैं, सुनते हैं। मैम, काफ़ी गहमा गहमी का, काफ़ी हीटेड था चुनाव प्रचार, उसके बाद से अभी आज वोटिंग काउंटिंग का दिन है, क्या एक्सपेक्टेशन है आपके?
जी, हमारी तो पहले से जो कहना था कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी टीआरएस पार्टी होगी, ज़रूर वही निकल के आएगा। सारी एग्जिट पोल भी यही बताती है। हमारे कार्यकर्ता जो उन्होंने ग्राउंड में काम किया है, उनसे फीडबैक भी जो मिल रहा है यही मिल रहा है। तो जाहिर है आज रिजल्ट का दिन है, अच्छा दिन टीआरएस के लिए होगा मुझे लगता है, क्योंकि जिस तरीके से काम टीआरएस पार्टी ने किया है पिछले 4-5 सालों में, उसने लोगों ने उसको देखा है। सो इलेक्शन के टाइम पे, कैंपेन के टाइम में हज़ार बातें कही जाती है, लेकिन काम ज़्यादा लोग देखते हैं। और आज लोग मुझे लगता है डेवलपमेंट के बारे में बात ज़्यादा करना चाहते हैं। बीजेपी ने तो डेवलपमेंट के बारे में एक भी बात नहीं बोला। बीजेपी ने कभी भी ये नहीं बोला कि हैदराबाद के बारे में वो क्या करेंगे, पर टीआरएस को लोग जानते हैं। टीआरएस तो हमेशा ही हैदराबाद के बारे में सोचती है, तो इसीलिए लोग टीआरएस के साथ खड़े, ऐसा मेरा मानना है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता आए मैम, भाग्यनगर की बात हुई, जिन्ना की बात हुई, पाकिस्तान की बात हुई, आपको लगता है उसका कोई असर वोटर्स पे नहीं पड़ेगा? देखिए, नाम बदल से कुछ नहीं होगा, तरीका बदलना होगा, काम करने का ढंग बदलना होगा, काम करने के जो प्रायोरिटीज़ है उसको बदलने होंगे। और टीआरएस पार्टी तो ये सब बदल चुका है ऑलरेडी और काम अच्छे तरीके से कर रही है। तो लोगों को ये जो आर्ग्यूमेंट बीजेपी ने बताया, मुझे लगता है वो समझ में नहीं आया। मेरा पूरा मानना है चंद घंटे हमें इंतज़ार कर लेना चाहिए, पर मुझे लगता है फिर भी टीआरएस विल एमर्ज एज अ लार्जेस्ट पार्टी इन दिस इलेक्शन। इस इलेक्शन के बाद हम मान सकते हैं, पार्टी चीफ और चीफ मिनिस्टर साहब ने बोला था कि वो एक ऑल अपोजिशन की मीटिंग करेंगे, तो ये इलेक्शन का रिजल्ट फेवरेबल अगर आप लोगों के लिए होता तो उस दिशा में और ज्यादा आप लोग एफर्ट के साथ बढ़ेंगे? जी, मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो वो बाद में ही अगेन से व्हाट ही हैज़ इन हिज माइंड। पार्टी डिसाइड करेगी क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन आज पूरे ही देश में एक तो माहौल ऐसा है कि इन सारी चीज़ों पर डिस्कशन होना चाहिए। जो फार्मर्स की एजिटेशन अभी दिल्ली में चल रही है, इसके बारे में बात होनी चाहिए, एग्रीकल्चर बिल्स के बारे में बात होनी चाहिए, नेशन की डेवलपमेंट के बारे में बात होनी चाहिए। जितने बड़े बड़े प्रोमिसेस बीजेपी ने किए थे नेशनल लेवल पे, जो वापस कभी उन्होंने उसके ऊपर डिलीवर नहीं किया, इन सारी बातों में भी चर्चा होनी चाहिए। ऐसे सिर्फ टीआरएस पार्टी को ही नहीं, सभी को लगता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक ऐसा माहौल बनेगा, आएगा, और जब हमारी पार्टी की तरफ से डिसीजन लिया जाएगा तब बताया जाएगा। तो 27 सीट पर एआईएमआईएम को बढ़त हो गई है, 49 पर बीजेपी की बढ़त रह गई है और टीआरएस अब सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर 63 सीटों की बढ़त के साथ रेस में सबसे आगे निकल आई है। कांग्रेस के खाते में 1 सीट और आई है। कांग्रेस 3 सीटों पर इस समय आगे चल रही है। वकार साहब, जैसा मैं कह रहा था, आप लकी साबित हो रहे हैं टीआरएस के लिए भी और अब अपनी पार्टी के लिए भी। 27 सीट पर बढ़त हो गई है एआईएमआईएम की और 64 पर टीआरएस। सर, ऐसा कहने के लिए बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन मेरे लक्ष्य कुछ नहीं होना चाहिए। वहां जो जमीन पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने काम किया है, असद साहब और अकबर साहब ने जो हैदराबाद से मोहब्बत उनको है, वो जो काम करते हैं, और जो टीआरएस ने काम किया है, ये उसका नतीजा है सर। सवाल तो 51 सीटों की मोहब्बत पर है सर। सवाल तो 150 में से 51 सीटों की मोहब्बत पर है। देखिए सर, देखिए मैडम, ये बात सच है कि हम 51 सीट लड़े, लेकिन आप इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि हमारा एम चुनाव लड़ना नहीं है। हमारा एम है जीतना और बीजेपी को हराना। अगर हमारा एम अपने हित में होता तो हम 150 लड़ते, कोई जीते कोई हारे हमसे मतलब नहीं। और मुस्लिम बहुल सीटों पर बाजी आजमाना। साथ इस बात का ध्यान भी रखते हैं कि हमारी वजह से कहीं एक सीट भी बीजेपी ना जीत जाए। और पूरे हिंदुस्तान में हमने मिसाल पेश की है। बिहार में भी आप अगर रिजल्ट उठा के देखिएगा तो हमारी कोई सीट ऐसी नहीं है जिसको ये कहा जाए कि हमारी वजह से हार गई। ठीक है, बीजेपी आगे निकल गई है, बीजेपी आगे निकल गई है। अगर हम हारे, आप कह रहे हैं 51 सीटें ऐसी चुनी जिस पर आपकी जीत पक्की थी, बाकी छोड़ी टीआरएस के लिए, वरना बीजेपी को फायदा हो जाता। गौरव भाटिया जी, गौरव भाटिया जी, ठीक है सर, आ रही हूँ। गौरव भाटिया जी, 56 बनाम 63, अब बीजेपी फिर से आगे निकली है। जी, बीजेपी फिर से आगे निकली है 63 पर, लेकिन जो शुरुआती रुझान हमने पहले देखे थे, अब मामला थोड़ा सा पलट रहा है। क्या ये संकेत साफ है कि आप निजाम कल्चर हटाना चाहते थे, लेकिन अपना मिजाज हैदराबाद बहुत ज्यादा बदलने वाला नहीं है? देखिए अंजना जी, आप तो बहुत ही परिपक्व और एक्सपीरियंस्ड पत्रकार हैं और आप खुद देख रही हैं कैसे अभी भी रुझान बदल रहे हैं। लेकिन इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है कि इस चुनाव को बड़ी गंभीरता से भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा
हमारे सारे वरिष्ठ नेता भी जमीन पे गए, वहां जनता से संपर्क किया, और जहां हमारी 4 सीटें थी पिछले चुनाव में और अब 63 पे हम आगे हैं, तो एक बड़ी सफलता भारतीय जनता पार्टी को लगी है। और हमारा मुकाबला टीआरएस से है, और टीआरएस की अगर आप सीटें देखें तो 99 से 56 हुई, तो काफी बड़ी संख्या में कम हो रही है। तो मैं समझता हूं परिणामों का इंतजार करके और उसके बाद एक सकारात्मक चर्चा सभी पहलुओं पे की जा सकती है। अभी ये बिल्कुल साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने ग्रेटर हैदराबाद में अपनी जगह बना ली है और वहां की जनता चाहती है कि विकास वहां पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी बनके वहां उभर रही है। ठीक है, आशीष के पास एक बार चलते हैं। हमारे सहयोगी इस वक्त काउंटिंग सेंटर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, एक बार नजारा दिखाइए और आज कब तक नतीजे सामने आने के हम रखें उम्मीद? आशीष। अंजना, मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूंगा कि वो पैन करके दिखाएं। ये हम कारवान असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसके यहाँ पर एमआईएम के सिटिंग एमएलए हैं। इस काउंटिंग सेंटर पे है, एलबी स्टेडियम का ये काउंटिंग सेंटर है। और अगर हम नतीजों की बात करें तो 12:30 12:30 के जो लीड के नतीजे हैं, रुझान हैं, उसके हिसाब से टीआरएस 52 सीट्स पे है, बीजेपी 20 सीटों पे आगे चल रही है और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम 23 सीटों के पर आगे चल रही है। ये 12:30 बजे के रुझान हैं। पहले राउंड की काउंटिंग चल रही है अलग अलग सेंटर्स पे, पूरे 30 कुल काउंटिंग सेंटर्स हैं। खास बात यह है कि अभी तक जो नतीजे अनाउंस हुए उसमें एक नतीजा की घोषणा हुई है और वो एमआईएम के खाते में गई है। एमआईएम के पूर्व मेयर रहे हैं हैदराबाद के माजिद हुसैन, उन्होंने मेहंदीपट्टनम डिवीजन से जीत हासिल की है, इसकी घोषणा हो चुकी है। तो एक सीट पर अभी तक नतीजा आया है, एमआईएम ने उस सीट पर कब्जा किया है। एमआईएम के पूर्व मेयर हैं माजिद हुसैन, उनको विजेता घोषित किया गया। खास बात माजिद हुसैन की अंजना ये कि माजिद हुसैन बिहार के असेंबली पोल्स में एमआईएम के पोल इंचार्ज थे, तो माजिद हुसैन की जीत की घोषणा हो चुकी है। उसके अलावा टीआरएस लीड कर रही है, बीजेपी उनके पीछे है और तीसरे पोजीशन पे एमआईएम चल रही है। काउंटिंग के पूरे जो फर्स्ट राउंड की काउंटिंग है उसके करीब 1 घंटे और लगेंगे, क्योंकि कई सारे काउंटिंग सेंटर्स पे वोट का और बूथ के जो वोट्स हैं उनका ज़्यादा आंकड़ा है। मेहंदीपट्टनम में एक छोटा डिवीज़न था, इसलिए वहाँ के नतीजे सबसे पहले आ गए हैं, लेकिन कुछ और जो डिवीजन है उनके नतीजे अगले 1 घंटे में हमें मिलने की उम्मीद है। अंजना, ठीक है आशीष, अगर हम बात करें कि पर नजर रखते हैं, जो नतीजों के एक सवाल आपसे है, क्या जमीन पर वो ध्रुवीकरण दिखा जिसमें भाग्य लक्ष्मी मंदिर, भाग्य नगर, अवतार है जिन्ना के ओवैसी बीजेपी का प्लान था, तो दूसरी तरफ था कि तुम्हारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, हैदराबाद का नाम नहीं बदल पाओगे। ध्रुवीकरण क्या इन चुनावों में था? अंजना, इसको नकारा नहीं जा सकता। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडरशिप यहाँ आते हैं हैदराबाद में और एक खास जो उनका निशाना रहा वो असदुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम रही, तो जाहिर तौर पे जमीन पर ध्रुवीकरण तो साफ दिख रहा था। खास तौर पे जो युवा वर्ग है वो बीजेपी की तरफ ज्यादा आकर्षित था, वहीं 40 साल से ऊपर के लोग टीआरएस की तरफ आकर्षित थे। तो ये तो साफ रहा कि ध्रुवीकरण हुआ है इस इलेक्शन में। अगर हम कैंपेन की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास करीब 9 दिन का कैंपेन मिला नोटिफिकेशन के बाद। टीआरएस का ये प्लान था कि वो नोटिफिकेशन के बाद तुरंत इलेक्शन पे जाएगी। पहले से रूलिंग पार्टी तैयार बैठी थी चुनाव के लिए, उनका मानना था कि अपोजिशन को टाइम नहीं दिया जाएगा तो कैंपेन नहीं कर पाएंगे और उनकी जीत ज्यादा मजबूती के साथ वो जीत दर्ज करेंगे। लेकिन बीजेपी ने अपने कद्दावर नेताओं को यहां उतार कर वो जो 9 दिन का टाइम है, धुआंधार चुनाव प्रचार, बड़े बड़े नेताओं के भाषणबाजियां, उस चुनाव में बीजेपी को अचानक से प्रिंसिपल अपोजिशन, जो कि पिछले 2016 के चुनाव में मात्र 3 सीट हासिल की थी जीएचएमसी के चुनाव में बीजेपी ने, उसने अचानक से इन 9 दिनों के धुआंधार प्रचार में अपने आप को प्रिंसिपल अपोजिशन बना दिया। चलिए वापस आते हैं आपके पास और बात करेंगे। आशीष ग्राउंड से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वहां से बता रहे हैं कि इस वक्त गणित कैसे है और गणित जो स्क्रीन पर है वो आपके सामने, बीजेपी 63, टीआरएस 56, एआईएमआईएम 20 और कांग्रेस 2 सीट पर बढ़त दिखा रही है और लगातार ये आंकड़ा अब बदल रहा है, जो कुछ देर तक बीजेपी को एक फील गुड का एहसास दे रहा था। रागी जी, कॉन्फिडेंस डोल रहा है कि नहीं? नहीं, मुझे लगता है कि यदि भारतीय जनता पार्टी 63 सीट लेकर के आती है तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा अपने पक्ष में वो मैंडेट है, उसके पक्ष में ये मैंडेट है। जहां पर पिछली बार 3 या 4 सीट थे, वहां पर यदि आपको 63 सीट आ जाती है
और तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी उन्होंने फाइट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। टीआरएस देखिए अभी तो हो गई बीजेपी, अभी तो एआईएमआईएम 28 हो गया। सेकंड राउंड का चल रहा है। शुरू में वो सुधांशु जी ने वो ठीक कहा था कि अभी ये शुरुआती रुझान है, हो सकता है कि इसमें बहुत सारे बदलाव आए। देखिए सामान्यतः होता क्या है कि शहरों के अंदर कुछ पॉकेट्स बने होते हैं, ये डिपेंड करता है कि उस पॉकेट से किस प्रकार से वोटें आ रही है। यदि मुस्लिम पॉकेट से वोट यदि आ रहा होगा तो हो सकता है कि वो एक तरफा किसी पार्टी के पक्ष में जा रहा हो। वैसे ही कोई तो आधा वोट मुस्लिम पॉकेट से ही आना है, फिर क्या कीजिएगा? नहीं है, आधा नहीं है, ऐसा नहीं है, आधा नहीं है। 40 और 42 मुस्लिम वोट है, 42 और 58 का रेशियो है। तो मुझे लगता है कि इसमें 52 का रेशियो है, 42 और 52 का रेशियो है, तो उसमें अब अंतर दिखेगा। बट इसका कॉन्फिडेंस और इसने मुझे लगता है कि एक पार्टी साउथ में जाने के लिए जो प्रयास कर रही है, सारे दरवाजे यहीं से खोलेंगे, साउथ का भी, पश्चिम बंगाल जब का तक आप उत्साहित थे मुझे बड़ी हैरानी हो रही है, जोश से बात कर रहे थे। संगीत रागी जी सुबह बहुत ऊर्जा के साथ बात कर रहे थे। आशुतोष जी खुश हो गए कि चलिए इनको भी थोड़ी। देखिए सुबह संगीत रागी जी बड़े ऊर्जा में थे, बड़ी ओजस्विता में दिखाई पड़ रहे थे, बड़े बड़े दावे कर रहे थे। अचानक आवाज में नरमी आ गई। वही पूछा मैंने कि वो गर्म जोशी आशुतोष जी की आवाज में चली गई है। नहीं, हम तो सुबह भी ऐसे ही बात कर रहे हैं। देखिए ओवैसी के पक्ष में बेचारे ऐसे भी बोलते हैं, कभी कभी टेलीविजन पे लड़ाई कर लेते हैं, लेकिन रहते हमेशा यही है कि इनका ओवैसी का जो सेकुलर वोट है, देख लीजिए, ओवैसी का जो सेकुलर वोट है वो टूटना नहीं चाहिए। इनका एक ही कंसर्न है। कह रहे हैं लव हेट रिलेशनशिप है आपका ओवैसी के साथ। मुझे इसमें कोई किसी तरीके कोई हैरानी नहीं होती। भले संगीत रागी जैसे लोग किसानों को देशद्रोही बताए, मुस्लिम परस्त बताए, पाकिस्तान पर, तो अगर मुझे भी बताते तो मुझे कोई हैरानी नहीं होती। दिक्कत यह है कि आपकी आवाज इतनी दब क्यों गई है? निष्पक्ष आकलन आपका होना चाहिए, ईमानदारी से देखना चाहिए चीजों को, और मैं बड़ी ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं, मैं अभी भी अगर अभी भी बीजेपी अगर निष्पक्ष नहीं हूं, पार्टी में रह के भारतीय राष्ट्रवाद के पक्ष में हूं। अच्छा ठीक है, नहीं ये भारतीय राष्ट्रवाद के पक्ष में है और हम लोग जो है वो किसी और राष्ट्रवाद के पक्ष में। ये जो नैरेटिव है ना, आपसे कहा तो जिन्ना के पक्ष में है क्योंकि ओवैसी जिन्ना है। और मैं आपको बताऊं रोहित, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2004 तक भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ को जो सबसे ज्यादा फंड देते थे वो जिन्ना के पोते नुस्ली वाडिया दिया करते थे। बीजेपी ये भूल जाती इस बात को, और इसके बाकायदा डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है। भाटिया साहब, इसीलिए जिन्ना हाउस कभी बॉम्बे से हटाने की बात बीजेपी ने कभी नहीं की। जिन्ना हाउस हटाने की बात बोले गौरव जी। और विजय राजे सिंधिया वो फंड लेकर आती थी, नानाजी देशमुख फंड लेकर आते थे। सुन लेते हैं, लेकिन पता नहीं तब शायद दूसरी पार्टी से इनका रिश्ता। ठीक है गौरव जी जवाब दीजिए। मैं देता हूं। देखिए पहले तो आज तक को धन्यवाद कि आपने एक विश्लेषक, बेचारे जो मूर्छित थे, जिनके प्राण निकल रहे थे, उनको वेंटिलेटर देके उनकी सांसें वापस कर दी। लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये जो ध्रुवीकरण की बात होती है, ये विचित्र बात है कि अगर भाग्य लक्ष्मी मंदिर चले जाए हम लोग तो हम सांप्रदायिक है, ध्रुवीकरण कर रहे हैं। लेकिन दूसरी पार्टियां मैनिफेस्टो में कहें कि हम आरक्षण देंगे धर्म के आधार पे तो ठीक है। अगर वो कहें कि भाई मुसलमानों के लिए ही हम हैं, नाम में मुसलमान रखे तो ठीक है। हमें समझना होगा हिंदू धर्म के जो अनुयायी हैं, इन लोगों का भी उतना ही हक है मंदिर जाने का, अपनी बात करने का, जब तक वो दूसरे धर्म के लोगों की भावनाओं को आहत ना करे। और बार बार ये बात आती है कि मुसलमान एक हो जाएंगे, वोट करेंगे। तो मैं इतना ही कहूंगा, जिस दिन हिंदुओं ने ऐसा सोचना शुरुआत कर दी कि सारे हिंदू एक हो जाओ, तो इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। अरे सर कहाँ ले जा रहे हैं, बोले ना कहाँ ले जा रहे हैं सर? भाटिया जी, हिंदुओं ने सोच लिया, मुस्लिमों ने सोच लिया, इसको मत कीजिए सर, पॉलिटिकली रखिए, पार्टियों की बात कीजिए, देश की जनता के प्रवक्ता मत बन जाइए। एक जगह खड़ा कर दिया और गौरव जी बोल रहे हैं, गौरव जी को बोल रहे हैं, इसको काउंटर करना, वो बोलने फिर आप काउंटर कीजिए। आप लोग एक बात मुझे बताइए, अगर अमित शाह जी भाग्य लक्ष्मी मंदिर चले गए तो ये ध्रुवीकरण है, लेकिन पार्लियामेंट में अल्लाह अकबर के नारे लगा दिए ओवैसी जी ने तो कोई बात नहीं है। अगर ये बोला जाए कांग्रेस मुस्लिम पार्टी है, कोई बात नहीं। मैं केवल एक बात कह रहा हूँ, हमने हमेशा विकास की राजनीति करी है, लेकिन हिंदू अस्मिता से कोई समझौता हम नहीं करेंगे। ये सवाल हम लोग असदुद्दीन ओवैसी से हमेशा पूछते हैं गौरव जी।
और ये सवाल हमने कई बार उनसे पूछा है कि आप हर लाइन में, हर दूसरे शब्द में इंशाअल्लाह कहते हैं, उधर जय श्री राम कहते हैं तो आप उनको सांप्रदायिक कह देते हैं। लेकिन वकार साहब, अभी तक के जो रुझान है, अब मामला पलट रहा है, 31 के करीब आप पहुंच गए हैं और 43 पर बीजेपी का ये राइज बता रहा है कि उन्होंने अपने हाई वोल्टेज कैंपेन के जरिए एक एंट्री तो मार ली है, चाहे आप इसको कितना भी नकारें। नंबर 2 की पोजीशन से आपको खिसका दिया। आवाज नहीं आ रही उनकी, बोलिए बोलिए। पता नहीं आपकी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बोलिए बोलिए, पहुंच रही है, आ रही है, बोलिए बोलिए, अब सुन रहे हैं। पता नहीं यार क्या बात देखिए, बात समझिएगा सर, थोड़ा टीवी की आवाज आपको बंद करनी पड़ेगी वकार साहब, दिक्कत इसलिए हो रही है, आप टीवी से सुन रहे हैं शायद, तो उसकी वजह से चला आ रहा है, सुन नहीं पा रहे ठीक से आपको। 4 बीजेपी के नीचे 43 है ना, इसमें जहाँ पे 4 है यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। जो 4 है ना, वो 43 दिख रहा है मुझे, अभी जहाँ 4 है इसकी जगह 0 लग जाएगा। शाम तक देखिएगा अभी आप, ये यकीन है हमारा, हैदराबाद वालों का यकीन है, ये हैदराबादियों का यकीन है कि पूरी कोशिश करके आप लोग खूब खुशी दे दी आपने, साथ मिठाइयां बंटवा दी आपने, खूब नगाड़े फुल ताशे बजवा दिए। अभी ये जब 4 की जगह 0 आ जाएगा, उसके बाद फिर आप बीजेपी कार्यालय जाइएगा और गौरव भाटिया जी पूछिएगा कि क्या हुआ, तो मैं समझता हूँ गौरव भाटिया जी उस वक्त इनके एक्सप्रेशंस भी चेंज हो जाएंगे, जबान भी चेंज हो जाएगी, डायलॉग भी बदल जाएंगे। ये कुछ होना नहीं है, जनता जाग गई है, जनता जानती है उसके लिए अच्छा कौन कर रहा है, खराब कौन कर रहा है, जनता को पता है कि उसे क्या चाहिए। बोले गौरव, जाने दीजिए, पूरा भाटिया जवाब दे रहे हैं आपकी बात, एनालाइज कीजिएगा कि क्या दिखाया, क्या खोया, क्या पाया। गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं आपकी बात, बोले गौरव जी। देखिए, हमारे चेहरे की मुस्कान की बात करी, हमारे चेहरे की मुस्कान जनता के आशीर्वाद से है, उन्हीं से हमारी अस्मिता है, उन्हीं से हमारा अस्तित्व है। और अभी आपका इतना कद नहीं हुआ कि आप हमारे चेहरे की मुस्कान छीन सके। और भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जाता है, अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, लोग आते गए, कारवा बनता गया। और ये जो पार्टियां हैं AIMIM और TRS, इनके लिए इतना ही कहूंगा, इनके पैरों के नीचे जमीन नहीं है, फिर भी इन्हें यकीन नहीं है। खासकर AIMIM के लिए अभी भी आंकड़े देख लीजिए, हमारी 43 सीटें हैं, शाम को दोबारा मिलेंगे, तब आपकी मुस्कुराहट बरकरार रहे, यही दुआ करूं भाई। आपकी गिनती का है, मैं कभी आप चौकीदार से लौटते फिरते हैं, आपका वीडियो दिखता है। अरे चलिए, व्यक्तिगत छोटी टिप्पणियां मत करिए, छोटी पार्टी के प्रवक्ता है, छोटी टिप्पणियां मत करिए। चौकीदार से लौटते दिखते कि मुझे जानते नहीं हो, मुझे पहचानते नहीं हो, बोला था कभी आप अब आपके मुंह से कुछ निकल गया गलत, ऐसा ना हो कि आपका भी पत्ता कट जाए। अभी अगर आपके मुंह से कुछ गलत निकलेगा, वो हमारे प्रधान आते थे, इंसान बनिए, गायब है। व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं करिए। लेकिन ये बात तो सच है ना वकार साहब, एक बार गणपति बप्पा मोरया बोलने का ऐसी सजा मिली है कि वारिस पठान साहब अब टीवी पे दिखते ही नहीं, आप लोगों ने हटा ही दिया उनको। याद करते वारिस जी कहाँ है, कहाँ है वारिस जी? ऐसे ही सैयद वकार का भी हाल होगा, झटके से हटा दिए जाएंगे, झटके से। देखिए मैं बताऊँ, मुस्कुराइए शाम को पूरा। देखिए मैं बताऊँ, बताइए वारिस पठान। सुनिए, एक बार अगर गौरव भाटिया ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नारे तकबीर अल्लाह अकबर बोले चैनल पर, मैं पलट कर इनकी धर्म की बात बोल रहा हूँ। संविधान के बारे में पढ़िए थोड़ा सा, संविधान श्रवण जी दोनों लगता है आपकी बात साबित ही कर देंगे, करिए आपकी इन शिकायतों को सही कर देंगे। श्रवण जी एक बार गौरव भाटिया जी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह और नारे तकबीर अल्लाह अकबर बोल दे, चलिए जो कहेंगे मैं बोल दूंगा, बोलिए। अल्लाह से ऊपर और नीचे कहीं नहीं, बस वहीं टिक जाते हैं, इनका वहीं पे पूरा का पूरा जोर रहता है। आपके चैनल पे भी एक बार बोलिए। श्रवण जी का कुछ नहीं बदल रहा, तब भी मायूस थे, अब भी मायूस। देखिए मैं भी चलिए निकलते हैं इस बहस से, यहाँ पर जल्दी जल्दी एक कमेंट लेंगे।
ठीक है, जल्दी जल्दी यहाँ पर एक कमेंट ब्रेक के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम लौट रहे हैं, लेकिन अब नंबर 2 की पार्टी बीजेपी बन गई है और टीआरएस 67 सीटों में रुझानों के मुताबिक सबसे आगे, लेकिन 32 पर एआईएमआईएम पहुंचता हुआ। पिछली बार 44 सीटें थी इनके। एक ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं, देखते रहिए लगातार कवरेज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।